टेढ़ी गढ़वाल की ऊंची चोटियों पर धुंध चादर की तरह लिपटी थी। देवदार के पेड़ों के बीच से आती हवा में एक अजीब सी मिठास घुली थी, जैसे कहीं अदृश्य फूल खिले हों। रोहन ने कैमरे का बैग कंधे पर ठीक किया और सामने फैली बर्फीली ढलानों को कैद करने लगा। उसके पीछे उसकी पत्नी अदिति और स्थानीय गाइड विक्रम चल रहे थे। रोहन रुको, मेरी सांस फूल रही है, अदिति ने कहा। विक्रम ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, साहब सूरज ढलने वाला है, बेस कैंप पहुंचना होगा। खेत पर्वत की छाया बढ़ रही है, यहाँ आछड़ी रहती है। रोहन हंसा। विक्रम जी, अब भूत प्रेत की कहानी सुनाओगे? मैं यहाँ खूबसूरत वादियों की फोटो लेने आया हूँ। विक्रम की आवाज़ धीमी हो गई। यह कहानी नहीं है साहब, आछड़ी पहाड़ों की रक्षक है। लाल रंग और खुशबू इनको खींचती है। शाम होते ही जंगल की आवाज़ें अचानक थम गई। हवा ठंडी और भारी हो गई। अदिति को लगा जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसाया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे केवल धुंध थी। रात करीब 10 बजे रोहन की नींद टेंट की चैन खुलने की आवाज़ से टूटी। अदिति गायब थी। वह घबराकर बाहर निकला। दूर देवदार के झुरमुट में लाल रंग की हल्की चमक दिखी। वह उसी तरफ दौड़ा। झरने के पास धुंध के बीच एक स्त्री खड़ी थी। दूध जैसी सफ़ेद त्वचा, लाल पहाड़ी लिबास, लंबे बाल। वह स्त्री धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और जब रोहन ने नीचे देखा, उस स्त्री के पैर हवा में थे। रोहन पीछे हटना चाहता था, पर जैसे शरीर सुन्न हो गया हो, वह स्त्री बिना होठ हिलाए बोली, मुझे ढूंढ रहे थे। उसने हाथ उठाया और रोहन को सम्मोहित करने लगी। झरने का पानी अचानक से तेज बहने लगा। हवा में फूलों की गंध घुल गई। रोहन को लगा जैसे उसे कोई ताकत खींच रही हो। उसकी सांसें भारी हो रही थी। ठंडी हवा उसके चारों तरफ घूमने लगी। उसके कानों में घंटियों की धीमी आवाज़ गूंजने लगी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है, जैसे कोई शक्ति उसकी चेतना को धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रही हो। उसकी आंखें धुंधली होने लगी और वह वहीं जड़ हो गया। तभी आछड़ी ने अपने नुकीले दांत उसके गर्दन में गाड़ दिए। आछड़ी उसका खून चूसने के साथ साथ उसकी आत्मा भी निकल रही थी। तभी अचानक टॉर्च की एक तेज रोशनी पड़ी। रोहन, अदिति की आवाज़ गूंजी। विक्रम और अदिति वहां पहुंच चुके थे। रोशनी पड़ते ही वह स्त्री धुंध में बिखरने लगी, लेकिन जाने से पहले उसने रोहन की तरफ देखा और वादियों में गायब हो गई। लेकिन उन वादियों में उसकी हंसी की गूंज गूंजती रही। रोहन जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला था, जैसे सारी ताकत निकल गई हो। विक्रम ने जल्दी से ताबीज़ निकाला और उसके चारों तरफ कुछ बुदबुदाने लगा। मैंने कहा था, यह आछड़ी है जो पहले बुलाती है, फिर इंसान की आत्मा को अपने साथ बांध लेती है। अदिति और विक्रम तुरंत रोहन को लेकर पहाड़ से नीचे उतरने लगे। अदिति ने पीछे मुड़कर देखा। झरने के पास लाल ओढ़नी हवा में लहरा रही थी और उसके पास एक धुंधला साया था जो बिल्कुल रोहन जैसा दिख रहा था। नीचे पहुंचकर रोहन बिल्कुल बदल चुका था। वह अक्सर आधी रात को उठकर खिड़की से पहाड़ों की तरफ देखता रहता था। कभी कभी वह नींद में चलकर दरवाजे तक पहुँच जाता था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक रात अदिति की नींद खुली। रोहन खिड़की के पास खड़ा था। बाहर धुंध थी। फिर धीरे से बोला, वह आ गई है मुझे वापस ले जाने। अदिति ने पीछे देखा। खिड़की के बाहर धुंध में लाल लिबास वाली एक आकृति खड़ी थी। अगली सुबह रोहन गायब था। खिड़की खुली थी और नीचे मिट्टी में उल्टे पैरों के निशान पहाड़ की दिशा में जा रहे थे।